हमारी पूरी कोशिश है कि सच्चाई आपके सामने रखी जाए। पुलिस ने क्या इंटरोगेट किया, इन्हीं से जानते हैं। SHO साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हकायक क्या है? एक शख्स जो गिरफ्तारी देता है उसका बयान पहले कुछ है, फिर अचानक वो अपना बयान बदलता है। दिन दिहाड़े या रात के पहर 2 लोग कत्ल होते हैं। जंगल नहीं है, भरा हुआ गांव है, वो कोई ऐसा गांव भी नहीं जो पहलियों में दूर दूर घर हो, किसी को आवाज़ नहीं जाती है। मतलब क्या अंदर कोई मुर्गी ज़िबा तो नहीं हुई, 2 इंसान ज़िबा हुए हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे ये सारा मामला हुआ, इसके पीछे कौन है असल कसूरवार? असल में जब पुलिस को इतला मिली, मैं अपनी पार्टी के साथ वहाँ पे मौके पे गया, तो सबसे पहले मैंने जब देखा वहाँ पे तो लाशें पड़ी हुई थी। एक लड़की थी और एक लड़के की थी। उनका इंटरोगेट किया, चेक किया मैंने। एक का नाम सफियान था, एक का नाम लड़की का रिमशा था। उस वक्त मौके पे घर पे मुझे सबसे पहले ये बंदा मिला मुझे, फकीर हुसैन। इसने कन्फेशन किया। इसने कहा कि मेरे घर में ये रात को तकरीबन 12 सवा 12 के करीब ये इंटर हुआ है। जब मैं वॉशरूम में गया हूँ और जब मुझे आवाज़ आई बैठक में से, तो मैं अंदर गया हूँ, देखा है इन्हें गैर हालत में देखा, वरना हालत में मैंने देखा है। और मैंने ये बर्दाश्त नहीं कर सका मैंने इनको लेके आया, पकड़ के लेके आया, धक्के दिए, मारा और एक लड़के को मैंने बंद कर दिया कमरे में और लड़की को कत्ल कर दिया कमरे में बैठ के। अच्छा। एक लड़की को मारा, फिर मैंने लड़के को मारा, फिर मैंने इनके वुसाक जो थे, जिसका नाम ले रहा है शरीफ वगैरह, जो इनके बड़े करीबी अजीज हैं, उन्हें कॉल की। वो मौके पे आए, देखा उन्होंने मामला, ये कहता। लेकिन FIR किसकी मुद्दत में थी? FIR जिनका कत्ल हुआ है लड़के के वालिद के, लड़की के घर वालों की तरफ से कोई किसी किस्म का स्टेप नहीं लिया? उन्होंने दी हुई है स्टेटमेंट, वो भी इसी का इल्जाम लगाते थे, इसी पे। और अब ये लड़की के मौके पे इल्जाम लगा रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई आपको लगती है? नहीं, उस वक्त ये इसने कन्फेशन किया था, मेरे सामने किया, यानी कि अभी ये किसी वकील के कहने पे बयान बदल रहा है। हाँ, मैंने इसे ये भी पूछा कि तुम एजेड हो, ये सारा मामला कैसे कर सकते हो? पॉसिबल है कि इसने बेटों के साथ मिलकर किया हो। इसने कहा कि मुझे जब बंदे को गैरत आती तो बंदा कुछ कर बैठता है। न्यूली मैरिड लड़की किसी के इश्क में मुब्तला थी या इन्होंने महज शक की बुनियाद पर जो है ये सब कुछ किया है? नहीं, लड़का तो उनके घर में मौजूद था। ये औरत के ही हाथ में होता है कि वो अपने बेटे की तरबियत अच्छी करे, क्योंकि तरबियत मर्द जो होता है वो तो बाहर कमाने के लिए जाता है, उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है, लेकिन मेजर जो होता है वो माँ का होता है। माँ जो है वो अगर अपने बेटे की अच्छी तरबियत करेगी, जो चीज़ औरत के लिए गलत है वो मर्द के लिए भी तो गलत है ना। हमारी सोसाइटी में जो सब कुछ गलत है वो सिर्फ औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। हालांकि दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए। जो चीज़ उनके लिए नहीं ठीक तो हमारे लिए भी नहीं ठीक, और जो हमारे लिए नहीं ठीक उनके लिए भी नहीं ठीक। अच्छा ही मर्द बनेगा और वो अपनी बीवी को भी प्रोटेक्ट करेगा, अपनी बेटी को भी, अपनी बहन को भी, उसके लिए भी अच्छा सोचेगा। क्योंकि एक मर्द जो है वो अगर अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करता है तो उससे आगे उसकी बेटी के साथ भी फर्दर वैसा ही अच्छा सलूक होता है। मैं हूँ, मेरी बहन है, हम दोनों तो अक्सर अपने भाइयों, दो भाई हैं मेरे, और दोनों को गाइड करते हैं कि उनके साथ ऐसे ना करना, उनको फ्रीडम देना, उनका ख्याल करना, क्योंकि ज़िंदगी मकाफाते अमल है। आप जैसा किसी के साथ करते हैं ना वो पलट के आपके ऊपर ही आता है। कतल ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਗੈਰਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੈਸੇ ਮਰਦ ਵੈਸੀ ਔਰਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਵੇਖ ਲਵੋ। जेकर दिल में मानता कि अपना चल सकता है तो उसे चला देना चाहिए। अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं है तो फिर आप बेटी को दोष नहीं दे सकते हैं, बेटी को इल्ज़ाम आप नहीं दे सकते कि वो गलत है। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो बाप की तरबियत है, ठीक है। अगर बाप तरबियत अच्छी नहीं कर सकता तो उसको अपनी गैरत को फिर पर्दा डाल देना चाहिए। तो बेहतर ये है कि अपनी जिस तरह बेटों को दोस्त रखते हैं हम बेटियों को भी उसी तरह दोस्त रखें और दोनों को बराबर हकूक़ दें और दोनों की एक जितनी ही इस्लाह करें। मिलेंगे बेटी इस से महरूमी में नहीं होगी, वो कभी भी बाहर जाके किसी से भी वो अपना हमदर्द नहीं समझेगी किसी को,
اور کسی کے ساتھ وہ نہیں اٹیچ ہوگی. مرد کی غیرت ایسی ہے کہ جب اس کی بہن کی طرف کوئی دیکھے گا نا تب وہ جاگتی ہے, جب وہ کسی کی بہن کی طرف دیکھتا ہے تب اسے کوئی غیرت کا نہیں پتہ. اسی لیے آج کل معاشرے میں ہماری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی نگاہوں کے پردے اٹھا دیے ہیں. لوگوں کی بہنوں کو ہم غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنی بہنوں کو ہم برداشت نہیں کرتے, اور غیرت ہماری تب جاگ جاتی ہے. بیسیکلی غیرت یہ نہیں ہے میری نظر میں. اگر کوئی بھی اپنی ماں, بہن, بیٹی, بیوی سے پیار کرتا ہے نا تو وہ نہ وہ غلط کام کر سکتی ہیں, تو نہ ہی غیرت کے نام پہ ان کا قتل کیا جا سکتا ہے. تو جب وہ ذریعہ ڈھونڈ رہی ہے تب وہ آپ اپنے گربان میں دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے وہ اس طرف گئی ہے, اس کو ادھر بھیجنے والے آپ ہیں تو اس کو مارنے والے آپ کیوں بن رہے ہیں؟ مرد کا غیرت جو ہے نا یہ بس غصہ برداشت کرنا چاہیے, غصہ برداشت کرنا چاہیے. قتل جو ہے نا یہ بالکل ناجائز ہے. اگر گھر میں نہیں بنتے تو طلاق لے لے, مرد نہیں بنتے تو مرد ہی طلاق دے سکتے, اگر عورت بھی تو عورت بھی طلاق دے سکتے. اسلام میں تو ہمارا سب کچھ جائز ہوتا ہے, بہت آسانی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ایک سرا بنایا ہے, مرد عورت مل کر کام کریں گے تو بہتر ہے. اگر جو مرد عورت کو اس مقام پہ اس کو عزت نہیں دے گا تو وہ مرد نہیں ہے. میں ہر عورت کو یہ کہوں گی کہ ہر ماں اپنے بیٹے کو ایسی تربیت دے کہ وہ زندگی میں ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, اس کی عزت کرے. بیٹا ہو, بیٹی ہو, ہمیشہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو تربیت کرے. ہمارے ساتھ اس ماہر نفسیات موجود ہیں ڈاکٹر طاہرہ رباب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اپنا وقت دینے کے لیے. بہت سینسیٹیو کیس ہے آنر کلنگ. ہمارے معاشرے میں اس کی روک تھام کے لیے جتنی بھی آواز بلند کی جاتی ہے لیکن انفارچونیٹلی آواز ہی آتی ہے, صرف اس کی امپلیمنٹیشن کہیں نہیں آتی. آپ ماہر نفسیات ہیں, جس اینگل سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں, ہم صرف اس اینگل سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں, ہم خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. ایسے لوگ جو غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں کسی بھی رشتے کو, کیا وہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی اسپیسیفکلی ان کے اندر جو ہے وہ فیملی کی طرف سے کوئی فیملی ٹری میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں روایتی پن؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ انیلا, بہت خوبصورتی سے آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا فیملی میں آ رہا ہوتا ہے. آنیسٹلی کلنگ آف کورس کچھ ایسے سائیکولوجیکل پرابلم ضرور ہوتے ہیں جن میں لوگ دوسرے انسان کو مار سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آنر کلنگ ان میں سے نہیں ہوگی. بیکاز آنر کلنگ از سم تھنگ جو کہ آپ ہمیشہ ایک ایسے انسان کو ٹارگٹ کرتے ہو جو کہ ایک تو ویکر ہے اینڈ دین اس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہے آپ کے لیے. اور ہمارے یہاں پہ عورت کو ایکسپلائٹ کرنا از دا ایزیسٹ تھنگ. آپ عزت کے نام پہ کسی بھی جگہ پہ کھڑے کہیں پہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ غصہ چاہے کسی اور بات پہ. بالکل ایسا. ہاں, یہ اس میں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی کی طرف سے جو چیزیں جو بیسیکلی ایک ہماری سوشل لرننگ ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ انہینس کرتی ہے, اور وہی اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے. آپ دیکھو نا, سنس سینچریز ہم نے عورت کو ایک سیکنڈ کلاس ہیومن کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے. ایک سیکنڈ کلاس ہیومن کے طور پہ جب آپ نے اس کو ٹریٹ کیا تو اس کا رائٹ ٹو لیو تو ہے ہی نہیں کہیں پہ. ابھی سے کچھ عرصے تک ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اس سے بھی ورس جو ہے وہ معاملات ہوا کرتے تھے. اب تو تھوڑے سے بہتر ہے, مگر ایون دین ہم لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آنر کلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. سو ایگزیکٹلی اٹ از کمنگ تھرو دا ٹریننگ. یہ ایک جو جنریشنل ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے یہ اسی کا ہی ایفیکٹ جو ہے. اچھا, عرب کلچر میں اسلام سے پہلے تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اب چونکہ اسلام نے سب سے پہلے یہ چیزیں متعارف کروا دی, اس کے بعد بہت سارے جیسے جیسے وقت کی جدت آتی گئی, آپ لوگ جیسے ماہر نفسیات ہیں اویئرنیس سیشنز بھی دیتے ہیں, ٹی وی پہ بھی بتاتے ہیں, کیا انسانی دماغ میں وہ سیشنز گھس نہیں پا رہے کیا, یا انہوں نے ایک جال بنا لیا اپنے ارد گرد کے اس کے اندر کوئی ریز نہیں جا سکتی سمجھ بوجھ کی؟ دیکھو ہم کہاں سے آئے ہیں, انڈو پاک. آج بھی دنیا ہمیں انڈو پاک کے نام سے جانتی ہے. انڈو پاک پاکستان کو دنیا میں لوگ جانتے ہیں, مگر پھر بھی بہت سارے لوگ انڈو پاک کے طور پہ جانتے ہیں. انڈیا کی روایات کیا تھیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ستی کرنے کا رواج ان کا ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی ختم ہوا ہے, اور ابھی بھی کئی جگہوں پہ چل رہا ہے. کئی جگہوں پہ چل رہا ہے وہاں پہ, کیونکہ عورت کے ساتھ جو بیہیویئر تھا وہ بہت ہی سب کلاس تھا, وہ بہت ہی جس کو آپ کہیں گے بہت ڈیگریڈ کر کے اس کو رکھا جاتا تھا. اب کیونکہ ہماری پچھلی جنریشن جو ہے اب وہی لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں نا, وہ مینٹیلٹی جو ہے اس کو چینج کرنے میں آپ یہ کہیں کہ ایک دن میں نے آواز اٹھا لی اور ایک دن آپ نے آواز اٹھا لی, یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. آپ کو ایک
प्रॉपर जो है ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ेगी, और वो पेरेंटल ट्रेनिंग है बेसिकली, जो कि आपको शुरू करनी पड़ेगी कि आपने अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। एंड इट इज़ नॉट ओनली कि ताहिरा और बात कर रही हैं और अनीला बात कर रही हैं, ये हर बंदे को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इज्जत के नाम के ऊपर कत्ल किया जाता है, जिसका क्राइटेरिया हमने खुद ही सेट कर लिया जी, किसी को बात करते हुए देख लिया तो इसको मार दिया गया कि जी इसका शायद इसका करेक्टर खराब था, जबकि अभी जैसे मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि हाउ इट इज़, हम डिटर्मिन कैसे करते हैं। लेकिन हम में से जब कोई बताने वाला मेंबर पे बैठा हुआ बंदा जब सिर्फ ये बताएगा कि इज्जत के नाम पे कत्ल किया जा सकता है, मगर किस तरह से क्या चीज़ें और क्या गवाही होनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें होंगी, वो तालीमात नहीं होंगी, तो फिर आधी तालीम तो इससे भी ज़्यादा जुल्म की तरफ आपको लेके जा सकती है। सो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे एक ऐसा मुल्क जो कि मज़हब के नाम पे बना हुआ है, जो कि मज़हब के नाम पे चलता भी है, सब कुछ होता है, जब तक उसमें मेंबर पे बैठा हुआ बंदा ये बात नहीं करेगा कि जी औरत को आपने सब क्लास इंडिविजुअल के तौर के ऊपर नहीं डील करना, उसको एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग इक्वल राइट्स के साथ ट्रीट करना, तब तक ये चेंज नहीं आ सकता। अच्छा, ये तो मौलम की जिम्मेदारी आ गई कि उसने मेंबर पे किस तरह से बताना है। ये मौलम की जिम्मेदारी इसलिए अनीला हमें समझना पड़ेगा। आपको याद होगा हमारा फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम चलता था, गवर्नमेंट ने साल हर साल उस पर इन्वेस्टमेंट की, वो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम कितनी बुरी तरह फेलियर हुआ ये हम सब जानते हैं। पोलियो वर्कर्स पे अटैक क्यों हुए थे? अल्टीमेटली जब तक हमने अपने मेंबर के बंदे को नहीं आगे लेके आए, उसने ये बताना नहीं शुरू किया कि शरीयत में क्या क्या चीज़ें हैं, तब तक लोगों ने बातें नहीं सुनी। सो इसलिए जब हम ये चाह रहे हैं कि हम औरत के राइट्स की बात करें, हम जो है जितने भी हमारे जेंडर उनके राइट्स की बात करें, तो बहुत ज़रूरी ये है कि हमें हमारे जो मौलाना साहब हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग उन पे सवाल किए बगैर ईमान ले आते हैं, सवाल किए बगैर, जो कि हमारी गलती है, सवाल किए बगैर ईमान ले आते हैं। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम अपने मौलानास की सपोर्ट के साथ इस पैगाम को आगे से आगे। अच्छा, ये तो आगे मौलम की जिम्मेदारी कि उसने किस तरह से इसको डिलीवर करना है। बहसीत माहिर नफ्सियात, आप क्या समझती हैं, क्योंकि सेशन से मुराद ये होता है कि आप लोगों को गाइड कर सकें, बहसीत एक मर्द को, एक बेटा, एक बाप, एक स्पेशली शौहर, क्योंकि जब उसके घर में एक फीमेल, क्योंकि बाप और बेटा तो वो है जिनके घर में एक खातून बचपन से पैदा हुई, सामने पली बड़ी, उनको पता है। शौहर के पास जो पता होता है ना, आपने देखा नहीं? हाँ एग्जैक्टली, लेकिन शौहर के पास, क्योंकि बाद में उसकी जो कैरेक्टर की गारंटी है वो शौहर पे आ जाती है। शौहर को कैसे नफ्सियाती तौर पर ख़ुद को तैयार करना चाहिए, एक खातून को अपने साथ एडजस्ट करने के लिए किन पहलुओं को समझना चाहिए, नफ्सियात क्या कहती है, आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? मैं अनीला एक बड़ी जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है वो ये है कि हमारा जो एक लूप होल है ना, वो ये है कि आज तक औरत की तरबियत की गई, औरत की तरबियत के ऊपर फोकस किया गया, आदमी की तरबियत नहीं की गई। आदमी की तरबियत सिर्फ कमाने के लिए की गई, और वो कमाता है, इसलिए उसको बाकी सारे मामलात के बारे में, औरत को कैसे डील करना है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसको देखना कैसे कि इसका करैक्टर खराब है भी है कि नहीं है, मैं कैसे ब्लाइंडली इसको ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई गई। सो वी नीड टू शिफ्ट, वो जो हमने एक औरत के ऊपर अपना स्कोप रखा हुआ है ना कि इसी की ट्रेनिंग करनी है, इसको आपको मर्द पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग दोनों की होनी चाहिए, और एज हस्बैंड तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का इंस्टीट्यूशन दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है, सबसे ज़्यादा अहम इंस्टीट्यूशन है हमारा, इसी से आपकी अगली जनरेशन जो है वो आनी है। और अगर शोहर जो है उसको ये तरीका सिखाया ही नहीं गया कि उसने अपनी बीवी की इज्जत कैसे करनी है, उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट कैसे करना है, उसके साथ जो औरत दिन रात रह रही है उसको एनालिसिस कैसे करना है कि इसकी नीड्स क्या हैं, इसको मैंने कहाँ कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ कहाँ स्टैंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ रियली इनटू दिस, कि वो सिर्फ मैकेनिकल। मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि एज ए हस्बैंड आप जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं, ज़ाहिर है अब यंग जनरेशन आगे वो शादियाँ भी करने जा रहे हैं, आप उन्हें क्या समझाना चाहेंगी कि किन बेसिक 4 चीज़ों को अगर वो समझ जाएँ तो उनकी बीवी के साथ या उनकी घर की खातून के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है और ये ऑनर किलिंग और ये वाक़यात थम सकते हैं? कुछ 4 फैक्टर्स ऐसे बता दीजिए। बिल्कुल ऐसी चीज़ें। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फिर कहूँगी तरबियत औरत से आए।